क्लास 4 की एग्ज़ाम दे रहे हो, लेकिन अभी आपको पता नहीं कि प्रिपरेशन कैसे करना है। तो दोस्तों इस वीडियो में हम जानेंगे कि क्लास 4 के लिए स्पेशली अगर आप मुंबई एमएमडी से दे रहे हो तो कौन से नोट्स आपको प्रेफर करने हैं, मैंने कौन से नोट्स प्रेफर किए थे और कैसे मैंने क्लियर किया। तो दोस्तों इस वीडियो में हम ये सब जानेंगे। तो नमस्कार दोस्तों, सेलर ज्ञान में आपका फिर से स्वागत है। मैं आपका सेलर फ्रेंड शुभम आ जाए हूँ एक नया टॉपिक लेके। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो दोस्तों सबसे पहले मैं बोलना चाहता हूँ कि आपको पहले एग्ज़ाम देने से पहले ही आपको प्लान करना है कि आपको कैसे किस पैटर्न में देना है। तो आपको पता ही होगा कि 6 रिटर्न होते हैं और 4 फंक्शंस जो कि ओरल होते हैं। तो जैसे कि मैंने किया था, मैंने पहले सिर्फ रिटर्न दिया था, 6 के 6 सभी साथ में दिया था, फिर बाद में 2 ओरल और 2 ओरल। ऐसे आप दे सकते हो, या फिर मैंने ऐसे भी लोगों को देखा है कि 3 रिटर्न और 2 ओरल साथ में देते हैं, फिर नेक्स्ट मंथ 3 रिटर्न और 2 ओरल। तो अगर आपको पता है या फिर आपको पता ही होगा कि अपना जो एमएमडी का जो क्लास 4 के लिए है, हमारा एवरी अल्टरनेट मंथ होता है। ऐसे नहीं कि इस महीने जो आपने बुक किया वो अगले महीने बुक कर सकते हो, ये चीज़ नहीं होती। अगर इस महीने आपने बुक किया है तो इसका नेक्स्ट मंथ आपको छोड़ना पड़ेगा। मान लीजिए कि आपने जनवरी में एग्जाम बुक किए और जनवरी में आपका कोई पेपर रह गया, तो आप फेब में वो बुक नहीं कर सकते, वो आप मार्च में ही बुक कर सकते हो। तो ऐसा पैटर्न है। तो सबसे पहले आपको प्लान करना पड़ेगा। मेरा मेरा सलाह है कि आप सभी रिटर्न एक साथ दे दो, जो भी 6 के 6 है वो एक साथ दे दो। और उसके बाद आप ओरल के लिए या तो चारों एक साथ दे सकते हो, या फिर एक अटेम्प्ट में 2 दे सकते हो, और फिर नेक्स्ट मंथ वाले में 2 दे सकते हो। तो इसमें मैंने कैसे प्रिपेयर किया, तो रिटर्न के लिए दोस्तों बेस्ट थिंग इज ई लर्निंग। अगर आपके पास अभी टाइम है, मतलब मान लीजिए कि अभी आपका रिसेंटली साइन ऑफ हुआ है और आपके पास कोर्सेज करने के लिए 1 महीना है, फिर उसके बाद में वो बुकिंग के लिए 1 महीना, मतलब आपके पास टोटल 2 मंथ्स है। तो इस दौरान आप क्या कर सकते हो कि आपका जो 180 आवर्स का ई लर्निंग है उसको अच्छे से पढ़ लो, क्योंकि जो भी रिटर्न में क्वेश्चंस आ रहे हैं वो सभी ई लर्निंग से ही आ रहे हैं। अगर आपको झूठ लगता है तो आप प्रीवियस जो भी पेपर्स है वो चेक करो, उसमें सब प्रीवियस जो भी क्वेश्चंस है वो ई लर्निंग से ही है, तो आपको बहुत इजी होगा। और ई लर्निंग से करने का एक फायदा होगा कि आपको ओरल्स में भी एडिशनल नॉलेज मिलेगा और आपको भी पता चलेगा। मुझे पता है कि ई लर्निंग बहुत बड़ा टॉपिक है, लेकिन जो मैंने फॉलो किया था, मैंने क्या किया था कि ई लर्निंग में से जो जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स है, जो मुझे लगा कि इम्पोर्टेंस है, उसको उतना ही मैंने ले लिया था। जैसे कि बहुत सारे कन्वेंशंस है और मेन इंजन के वो सब है, जो भी मोटर का वो सब है, तो उसके लिए मैंने ई लर्निंग को फॉलो किया था। तो आप ये कर सकते हो। और नेक्स्ट प्रोसेस है कि आपको 2-3 महीने का जो भी प्रीवियस क्वेश्चन पेपर्स है उसमें के सभी क्वेश्चंस आपको रट लेने हैं। रट लो या फिर पढ़ लो। तो क्योंकि इसमें क्या होगा कि आप जो भी वो पढ़ोगे उसमें के 2 क्वेश्चन मिनिमम आ सकते हैं। 2 क्वेश्चन मतलब 20 मार्क्स का ईच क्वेश्चन होता है, लेकिन आपका मतलब आउट ऑफ आउट तो कभी देते नहीं है, तो आई थिंक 12 मार्क्स तो भी मिल सकते हैं एक क्वेश्चन का। तो 2 क्वेश्चन के हो गए 24 मार्क्स, तो आपका मिनिमम हाथ में रहेगा। और एक सलाह है कि इलेक्ट्रिकल के लिए जो भी इलेक्ट्रिकल प्रॉब्लम्स है ई लर्निंग में, वो मेरे हिसाब से करना मतलब नहीं है, क्योंकि आपको कौन सा प्रॉब्लम आएगा आप प्रेडिक्ट नहीं कर पाओगे। तो पासिंग के व्यू से देखते हुए मैंने तो इलेक्ट्रिकल प्रॉब्लम छुआ नहीं, क्योंकि वो आप कर भी लोगे तो भी आप प्रेडिक्ट नहीं कर पाओगे कि कौन से टॉपिक में से आ सकता है। लेकिन अगर आप नेवल नेवल जो भी है अपना शिप कंस्ट्रक्शन वाला, वहां के प्रॉब्लम्स आप करोगे तो फॉर श्योर वहां के सेम प्रॉब्लम, डिक्टो प्रॉब्लम, इवन विद आंसर, कॉमा, फुल स्टॉप, सब कुछ सेम रहेगा वहां के नेवल के प्रॉब्लम। तो मैं सजेस्ट करता हूँ कि अगर आप शिप कंस्ट्रक्शन का पेपर आपका है तो आपको ई लर्निंग में से जो भी प्रॉब्लम्स है वो सभी आपको कर लेने हैं। और उसमें प्रॉब्लम्स भी बहुत नहीं है, हार्डली 50 या 60 उतने ही होंगे, तो आप कर लोगे तो बहुत सही रहेगा। तो इसके बाद दोस्तों अभी बात करते हैं कि ईकेजी का जो भी इंजीनियरिंग नॉलेज जनरल जो है उसके लिए। तो इसके लिए दोस्तों आपको मतलब बहुत वास्ट टॉपिक है, तो आप एक क्या बोलते हैं कि आप कवर नहीं कर पाओगे कि एक ही अटेम्प्ट में मैं कर दूंगा ऐसे। तो बहुत वास्ट टॉपिक है। तो इसके लिए आपको ना जो भी आपने जहाज पे काम किया है वो सब आपको याद रखना होगा, जैसे कि फ्रेश वाटर जनरेटर का और अपना OWS, इंसिनरेटर, बॉयलर। तो ये सब चीजें आपको याद रखनी होगी और उसका ही बेसिक लिखना होगा। और क्वेश्चन जो पूछा है उसके अकॉर्डिंगली आपको आपका आंसर ओन वर्ड्स में फ्रेम करके लिखना होगा। एक बात याद रखिए कि वो लोग जो भी क्वेश्चन पूछेंगे उसका एक डायग्राम अच्छे से बनाना, क्योंकि आपके पास टाइम बहुत होगा। अगर आपका डायग्राम अच्छा नहीं है तो आपने जो भी कंटेंट लिखा है उस पर कुछ उतना ये नहीं होगा। और ट्राई कीजिए कि हैंडराइटिंग आपकी अच्छी हो, क्योंकि हैंडराइटिंग अच्छी हो और जो भी आपने मेन पॉइंट्स लिखे हैं, की पॉइंट जो भी लिखे उस पर थोड़ा अंडरलाइन कीजिए,
तो आपका फॉर श्योर निकल जाएगा, क्योंकि मैंने ऐसे ही प्रोसेस फॉलो किया था और मेरा निकल गया है। इलेक्ट्रिक ये रिटर्न जो भी है वो मेरा निकल गया। तो इसके बाद दोस्तों चलिए जानते हैं कि ओरल्स के लिए आपको क्या क्या पढ़ना है और कैसे पढ़ना है। तो सबसे पहले मैं बोलता हूँ कि ये जो भी मैं अभी बोलूँगा वो मुंबई एमएमडी और नोएडा एमएमडी के लिए है। दूसरे एमएमडीज का मुझे उतना पता नहीं कि कौन से ऑथर के या कौन से इसके नोट्स फॉलो करने हैं। तो इसमें आपको सबसे पहले टेलीग्राम के ग्रुप ज्वाइन करने हैं, जैसे एमईओ क्लास 4 रिटर्न और एमईओ क्लास 4 ओरल्स, ऐसे टेलीग्राम पे 2-3 ग्रुप्स है, इवन व्हाट्सएप पे ग्रुप्स है। वहां पे आपको ज्वाइन करना है और आपको देखना है कि रिपीटेटिव क्वेश्चंस कौन से हैं। आपको ये नहीं करना है कि हर क्वेश्चन जो भी वहां पे डाल रहे हैं वो सबका आंसर ढूंढना है, क्योंकि जो भी वहां पे क्वेश्चंस आते हैं उसमें के पहले जो 3-4 क्वेश्चन होंगे वो रिपीटेटिव हो रहेंगे, लेकिन उसके बाद होंगे वो सब आपके क्रॉस क्वेश्चन की वजह से आएंगे, क्योंकि आपने जो आंसर दिया है उसमें कुछ तो आप गड़बड़ कर देते हो, तो उस पे वो क्रॉस क्वेश्चन आता है। तो वैसे क्रॉस क्वेश्चन वाले मत करो, जो भी रिपीटेटिव है आप देखो कि अगर सेफ्टी है तो सेफ्टी में कौन सा रिपीट हो रहा है, जैसे कि लाइफ बॉय का आता है, और जो भी लोअरिंग ऑफ लाइफ बोट और 16 अमेंडमेंट्स, मार्पोल अमेंडमेंट्स, ये सब रिपीटेटिव क्वेश्चन है। तो इसको आपको अच्छे से करना है। और नोट्स में जो जो फॉलो करना है वो मैं आपको बताता हूँ कि आपको सेफ्टी में, जब आपका सेफ्टी फंक्शन है कॉस्कोपॉल, तो उसके लिए आपको कुंजल शाह पूरा करना है। और अंकुर शर्मा एक क्लास 2 का नोट्स है, क्लास 2 सेफ्टी का। अंकुर शर्मा इसलिए करना है क्योंकि इसमें सभी नए अमेंडमेंट्स और सभी कन्वेंशन वो सब कुछ डिटेल में दिया है। कुंजल शाह में थोड़ी बहुत कमियां है, मैंने देखा था, मतलब मैं जब पढ़ रहा था तभी लगा मुझे कि थोड़ी बहुत कमियां है उसमें। लेकिन अगर आप ये दोनों अच्छे से, अगर आपको रट्टा मारने आता है, आप अच्छे से रट्टा मार पाते हो, तो अगर ये दोनों आप कर लोगे तो फर्स्ट अटेम्प्ट में ही आपका सेफ्टी क्लियर। क्योंकि जो भी वो चैप्टर्स पूछेंगे 16 के, या फिर जो भी रूल्स रेगुलेशन पूछेंगे वो वर्ड टू वर्ड आपने बोला तो क्लियर हो जाएगा, कोई इश्यू नहीं है। और इसके बाद में इलेक्ट्रिकल के लिए आपको 2 नोट्स फॉलो करना है। वो उसमें का एक है मनोज कुमार और दूसरा है क्लाइड। मनोज कुमार और क्लाइड ये दोनों आप छोड़िए मत, क्योंकि थोड़ी चीजें जैसे जो मनोज कुमार में है वो क्लाइड में नहीं है, और क्लाइड में है वो मनोज कुमार में नहीं है। ये दोनों आप अगर कर लोगे तो आपका इलेक्ट्रिकल क्लियर। और आपको इलेक्ट्रिकल में जो भी डेफिनेशन सब है वो अच्छे से याद कर लेने हैं। तो अगर आप मनोज कुमार और क्लाइड इलेक्ट्रिकल के लिए करोगे तो इलेक्ट्रिकल क्लियर हो जाएगा। तो इसके बाद है मीप, एमईपी। एमईपी के लिए आपको कुंजल ये एपी सिंह आपको करना पड़ेगा। एपी सिंह अगर आपने अच्छे से कर लिया और उसके बाद में आपका थोड़ा सेल्फ अवेयरनेस और लॉजिकल थिंकिंग रहा तो इजीली क्लियर होगा, अगर आपका मुंबई एमएमडी है। और मोटर के लिए भी एपी सिंह वाला मोटर आप ये करो। और इसके बाद में यूट्यूब चैनल्स है बहुत सारे, जैसे कि चीफ इंजीनियर टी टाइम टॉक, सहीम खान, ये सब यूट्यूब चैनल्स है, यहाँ पे आप फॉलो कर सकते हो। इनके बहुत सारे वीडियोस जो मैं खुद देखता था, क्योंकि ऐसा टाइम भी हो चुका है कि मैंने वीडियो रात में देखा और नेक्स्ट डे जब ओरल था तो पहला क्वेश्चन मेरा वही आया था। तो ये याद रखिए। और मीट में आप जब भी मीट के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो ये याद रखो कि एपी सिंह में पूरा नहीं दिया गया, जैसे कि हीट ट्रीटमेंट का नहीं दिया, और वेल्डिंग का नहीं दिया, लेथ मशीन का नहीं दिया, और हाउ टू वेल्ड कास्ट आयरन, ये सब जो बेसिक क्वेश्चन है ये सब नहीं दिया गया। तो सीन क्या होगा कि आप एपी सिंह तो पढ़ लोगे, लेकिन जो हीट ट्रीटमेंट है, अभी आप अगर हीट ट्रीटमेंट में का आंसर दोगे तो आप 12th क्लास बॉय की तरह दे दोगे, तो वैसे नहीं देना है आपको इंजीनियरिंग स्टफ से आंसर उठाना है, कि जैसे आयन कार्बाइड डायग्राम था उसके अकॉर्डिंग रिक्रिस्टलाइजेशन टेम्परेचर, ये सब आपको ऐड करके देना है, क्योंकि आप 4th इंजीनियर करके जाने वाले हो, तो आप थोड़ी 12th के लड़के की तरह आंसर दोगे। और इसके बाद दोस्तों आपको पढ़ना है, तो मेरा बोलना है कि आप 2-2 सब्जेक्ट साथ में दे दो, जैसे कि सेफ्टी और इलेक्ट्रिकल, तो ये दोनों साथ में आपका निकल जाएगा। फिर बाद में मीप और मोटर। और इसमें सीन क्या होगा कि अगर समझो आपका मीप बचा है या फिर मोटर बचा है, दोनों में से एक, फिर भी आपको थोड़ा बहुत एक दूसरा पढ़ना पड़ेगा। मतलब मान लीजिए कि आपका मीप बचा है, एमईपी बचा है, तो क्या होगा कि आप जब मोटर दोगे तभी आपको मीप के भी थोड़े बहुत क्वेश्चंस आ सकते हैं। और आपका जब इंजन स्पेसिफिकेशन का सवाल आएगा तब आप याद रखिए कि आप जो भी बोल रहे हो उसके बारे में आपको पता है, क्योंकि इंजन स्पेसिफिकेशन से उनको पता चलता है कि शिप कब बिल्ट है और शिप का कौन सा कैमलेस है या कैम है, वो सब उनको पता चलता है। और अगर आपने एमई इंजन पे सेल किया है, इलेक्ट्रॉनिकली कंट्रोल्ड इंजन पे सेल किया है, तो आपको पूरा डिटेल पता होना चाहिए कि EICU क्या है, ECU क्या है, अल्फा लुब्रिकेटर कैसे काम करता है, इलेक्ट्रॉनिक गवर्नर कैसे काम करता है, तो आपको ये सब चीजें पता होनी चाहिए।
तो दोस्तों ये था एक बेसिक जो मैंने प्रिपेयर किया था, मैंने इसके अकॉर्डिंगली प्रिपेयर किया था और इसकी वजह से मेरा सीओसी क्लियर हुआ। आशा करता हूँ कि आपका भी क्लियर हो जाए, और अगर कोई डाउट हो तो दोस्तों कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए। तो दैट्स इट फॉर वीडियो गाइस, थैंक यू।